हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक बहुत ही अहम पार्ट यानी किडनी के बुनियादी यूनिट नेफ्रॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि नेफ्रॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। यानी किडनी किस चीज से बने हुए हैं? किडनी छोटे छोटे लंबे से ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। जनाब, कितने होते हैं नेफ्रॉन तादाद में? नेफ्रॉन की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि दोनों गुर्दों के अंदर, इंसान के गुर्दों के अंदर तकरीबन 2 से लेकर 3 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है जी। देयर आर अबाउट 2 to 3 मिलियन नेफ्रॉन इन बोथ किडनी। और एक किडनी की बात करें तो तकरीबन 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। तो दोनों किडनीज को मिला लें तो 2 से लेकर 3 मिलियन नेफ्रॉन तकरीबन दोनों किडनीज में पाए जाते हैं। जनाब, लेंथ की बात करते हैं। अ नेफ्रॉन इज अबाउट 3 cm लॉन्ग। नेफ्रॉन की जो लेंथ है वो तकरीबन 3 cm लॉन्ग होती है। अलबत्ता इसका जो डायमीटर है वो इंतहाई पतला होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है जी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं जनाब। नेफ्रॉन इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है जी। ये जो गुर्दे के अंदर 2 से 3 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। एक इसका ऊपर वाला स्टार्टिंग हेड होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं, और आगे एक लंबी सी कॉइल की हुई ट्यूब होती है, इसको रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है जी। तो वन बाय वन आज हम रीनल कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल के मतलब स्टडी करेंगे। रीनल कैप्सूल क्या है जी? रीनल कैप्सूल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का हेड भी कहलाता है और नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जो बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बोवेन कैप्सूल। ये जो एक आर्टरी जिसे रीनल आर्टरी कहा जाता है उससे इंटरलोब्यूलर आर्टरी निकलती है, और इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो है वो आगे चलकर किसमें? इफरंट आर्टरी में बदलती है। एफरंट आर्टरी में, ए से लिखते हैं, एफरंट आर्टरी में चेंज होती है। एफरंट आर्टरी जो नेफ्रॉन होता है उसके हेड के अंदर, यानी उसके इस तरह कप शेप हेड के अंदर जैसे ये दाखिल होती है तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होकर एक कैपिलरीज का इस तरह गुच्छा बना लेती है, और इस कैपिलरीज के गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस जो है ये इसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो इंतहाई पोरियस होती है, उनमें सुराख होते हैं, उनके ऊपर खास किस्म की मेम्ब्रेन होती है, और जैसे ही ब्लड वहां पहुंचता है तो छन्नी की तरह ब्लड वहां से छन कर उसका ज्यादातर प्लाज्मा जो है 80% प्लाज्मा जो है वो छन कर नीचे निकल जाता है जी। उसके बाद ये जो कप शेप हिस्सा है जो कि ग्लोमेरुलस को कवर किए हुए होता है, इसको कहते हैं बोवेन कैप्सूल। बोवेन कैप्सूल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था उसका नाम बोवेन था, तो उसी के नाम से बोवेन कैप्सूल इसे कहा जाता है जी। दूसरा पार्ट इसका जनाब, दूसरा जो हिस्सा है इसका अगला, उसका नाम है रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल जो है ये बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे ये बोवेन कैप्सूल से नीचे निकलता है तो सबसे पहले एक छोटी सी कॉइल ऐसा बनाता है। इस हिस्से का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या है जी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो पहला हिस्सा हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद एक लंबा सा लूप बनाकर ये नीचे यू शेप बनाता है। देखिए बिल्कुल यू शेप की एक शक्ल बनाता है, और ये लंबा सा लूप होता है जो बिल्कुल पतला सा होता है। इसमें जो ट्यूब्यूल है वो और पतला हो जाता है, और इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। यहां पर अगेन हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिसने पहली बार इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम हेनले था, इसलिए उसके नाम पर इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले आगे चलकर मजीद छोटी छोटी कॉइल, फिर कॉइल हो जाता है एक मरतबा, ये नाली दोबारा से कॉइल हो जाती है, यानी कर्व खा जाती है, और इस कर्व को अब कहा जाता है, क्योंकि ये बोवेन कैप्सूल से दूर है और दूर के हिस्से को डिस्टल कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है जनाब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर एक बड़ी सी नाली के अंदर खुलता है, और इस नाली के अंदर एक नहीं बहुत सारे डिस्टल ट्यूब्यूल आकर खुल रहे होते हैं। इस नाली को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो यूं नेफ्रॉन के ये जो बेसिक बुनियादी हिस्से हैं इन पर नेफ्रॉन मुश्तमिल है, और आखिर में जाकर ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर बड़ी कलेक्टिंग डक्ट्स बनती हैं, और उससे जो यूरिन है वो किडनी के पेल्वस तक, यानी बुनियादी जो सेंट्रल हिस्सा होता है पेल्वस, वहां तक पहुंच जाता है, वहां से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है जी। तो थोड़ी सी इनको डिटेल में देखते हैं जनाब।
ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज, इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा टफ्ट को कहते हैं। कैपिलरीज का टफ्ट है दैट रिसीव इट्स ब्लड from the afferent arterioles of the renal circulation and do the filtration. The blood vessels are highly porous and covered with a basement membrane. जैसे मैंने आपको कह दिया ये बिल्कुल पोरियस होती हैं, ये ट्रफल है पूरा, ट्रफ किसी भी चीज के गुच्छे को कहते हैं, ये ट्रफल है, यहाँ पर पोरियस होता है मेम्ब्रेन में से। जब ये इफ्रंट आर्टरी के जरिए अपनी ब्लड रिसीव करता है तो वो ये पोरियस होने की वजह से वहां से ब्लड फिल्टर हो जाता है, पूरे का पूरा ब्लड का प्लाज्मा जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजों के साथ फिल्टर हो जाता है जिसे फिल्टरेट कहते हैं, ठीक है। और फिर आगे द बोमेन कैप्सूल, ये क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस को इस तरह कवर किए होता है, उसका कैप्सूल उसे कहा जाता है। इट सराउंड द ग्लोमेरुलस एंड कंटेन द स्पेशल सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स एंड दे आर फॉर द फिल्ट्रेशन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। इसके अंदर खास किस्म के सेल होते हैं, इसमें भी उन सेलों को कहा जाता है पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट्स जैसे उसके नाम से जाहिर है ये भी पोरियस होते हैं और ये इस आने वाला जो यहाँ से फिल्टर होता है उसको रिसीव करते हैं और आगे इस नाली के अंदर दाखिल करते हैं। दूसरा ऐसा है पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, सेकंड ऐसा रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल्स कंपोनेंट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स आर, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है? पहला है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जैसे मैंने ये कह दिया। दिस पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉइल्ड नियर द बोमेन कैप्सूल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन। पहला हिस्सा जो कि रीनल कैप्सूल के करीब है, याद रखिएगा ग्लूकोज प्रोटीन ये ब्लड के इंतहाई अहम हिस्से हैं जो ब्लड को हर वक्त चाहिए होते हैं, हमारे सेल्स को चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर वो ग्लूकोज यानी शुगर और प्रोटीन वगैरह जो ब्लड से निकल जाती है वो वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद अगली जो चीज है जनाब वो होती है जनाब लूप ऑफ हेनले, जैसे मैंने बता दिया इट इज अ हेयर पिन लाइक यू शेप लाइज इन द मेडुला ऑफ द किडनी एंड विच कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। अब इसके भी दो हिस्से हैं, ये वाला असेंडिंग लूप है और ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले रिस्पांसिबल है खास तौर पर निम्कियात को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी सोडियम और क्लोरीन वगैरह को ये वापस रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड में, अभी बताऊंगा होता कैसे है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज मेनली रिस्पांसिबल टू एब्जॉर्ब वाटर। पहले यहां से मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, दूसरे जो डिसेंडिंग एंड है उससे जो है वो वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड में जनाब। उसके बाद पहुंचते हैं जनाब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तीसरा ऐसा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। Ascending limb of the loop of Henle coiled again and form the most expanded part of the nephron called distal convoluted tubule, which is very important in tubular secretion. इस हिस्से के अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, यानी ब्लड के अंदर जो गैर जरूरी मादे बच जाते हैं जो यहाँ से फिल्टर नहीं होते वो भी यहाँ से फिल्टर होकर ब्लड में इस ट्यूब्यूल्स में शामिल कर दिए जाते हैं, तो ये कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। आखिर में आ गया जनाब कलेक्टिंग डक्ट। Distal convoluted tubule open into the last part of the nephron called the collecting duct, which collect the urine, and small collecting ducts join to form the large ducts which transport urine to the pelvis of kidney from where it will be excreted out. ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं। थोड़ा सा ब्लड सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। ब्लड सप्लाई जो है वो रीनल आर्टरी के जरिए होती है। रीनल आर्टरी जो है हमारे गुर्दों की तरफ जो आर्टरी ब्लड लेकर आती है उसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। रीनल आर्टरी जब आगे जाकर गुर्दे में दाखिल होती है तो वो ब्रांचें बनाती है, उन ब्रांचों को इंटरलिब्यूलर आर्टरीज कहा जाता है। इंटरलिब्यूलर आर्टरीज आगे मजीद जब नेफ्रॉन तक पहुंचती है तो ये जो आर्टरी बनाती है उसे कहते हैं एफरेंट आर्टरी। ए से एफरेंट आर्टरी जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरलिब्यूलर आर्टरी एंड एंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल। ये देखें यहां से ये इंटरलिब्यूलर आर्टरी है, इससे जो है वो एफरेंट आर्टरी निकलती है जो कि बोमेन कैप्सूल में दाखिल हो जाती है और ट्रफल बनाती है, ब्रांचेस बनाती है। उसके बाद इफरेंट वेन्यूल निकलता है, ब्लड वेसल्स दैट अराइज फ्रॉम ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में ये डिवाइड होने के बाद दोबारा कैपिलरीज जुड़ेंगी और एक और बड़ी आर्टरी बनाएंगी जिसे ई से एफरेंट आर्टरी कहते, आर्टरीयूल्स या एफरेंट वेन्यूल्स कहा जाता है। क्योंकि ये वेन की तरफ अब चली जाती है तो ये एफरेंट वेन्यूल जो है वो ब्लड को लेकर यहां से निकलती है और निकलने के बाद ये इसे छोड़ती नहीं है बल्कि यूं इसका साथ चिपकी हुई होती है, इस तरह से पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर करती है और कवर करने के बाद
यहां से जो है एंड से ही जाकर बाहर निकल जाती है जी। ठीक है, तो इस तरह से एक ये जो ट्यूब है ये इसको ऊपर से पूरी कवर की हुई होती है और जरूरी चीजों को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती है और गैर जरूरी चीजें जो है वो ब्लड के जरिए जरूरी चीजें वापस चली जाती हैं और गैर जरूरी चीजें जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाती हैं। तो ये है जनाब इफ्रंट आर्टरियूल जो इस तरह से ब्लड को लेकर यहां से निकल जाता है। उसके बाद है ना प्री कैपिलरी प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ये हैं प्री ट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो मैंने अभी बनाई है और ये जरूरी चीजों को एब्सॉर्ब करके वापस चली जाती हैं। Efferent venules surround the renal tubules for the reabsorption of useful materials and these area is known as प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो इस तरह से प्रीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जरूरी चीजों को यहाँ रिनल ट्यूब्यूल से वापस एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में और गैर जरूरी चीजें जैसे यूरिया वगैरह या एक्स्ट्रा वाटर है एक्स्ट्रा चीजें जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में और फिर वहां से किडनी और किडनी से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये था जनाब आज का छोटा सा लेक्चर नेफ्रॉन के ऊपर। होप आपको समझ आएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।